हेलो बच्चा, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके एजुकेटर सपना अडवाणी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका हमने एक लेक्चर ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में फिनिश कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था अबाउट द मेटल्स, नॉन मेटल्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और थोड़ा बहुत उनका इंट्रोडक्शन। अब जो हम लोग सेशन कंटिन्यू करेंगे वो रहेगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कोई भी एक मेटल, ठीक है, किसी और चीज़ के साथ संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो वो कैसे बिहेव करता है, ओके, केमिकली कैसे बिहेव करता है, क्या रिएक्शन देता है और क्या नया हमें सब्सटेंस मिल जाता है, उसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहले हम देखेंगे मेटल्स के, क्योंकि इंपॉर्टेंट पोर्शन वही है। नॉन मेटल्स में इतना कुछ भी नहीं है, इसके लिए उस पर इतना बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। और हर एक रिएक्शन में क्या क्या एग्जाम्पल होंगे और क्या क्या एक्सेप्शंस होंगे उनको ध्यान में दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली एक्सेप्शंस और एग्जाम्पल्स के हिसाब से ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वैसे है बहुत आसान। तो अभी हम शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अच्छा, अब हम शुरू कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी जो देखेंगे मेटल्स की वो ये रहता है दैट मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन to give metal oxide. Okay, now मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेता है। ऑलमोस्ट अगर मैं ये कहूँ तो सारे के सारे मेटल्स ऑक्सीजन रिएक्ट कर ही लेते हैं। इसका मतलब ये कहें ना कि मेटल की जान है ऑक्सीजन, ठीक है। मेटल पैदा होते ही उस पर सबसे पहले वो जब मिलता है, मेल मिलाप करता है, वो ऑक्सीजन के साथ ही करता है। तो ये रिएक्शंस जो है वो ऑलमोस्ट हर एक मेटल जो है वो कैरी ऑन करता है अपने पूरे जर्नी में। तो अब इसमें क्या है कि जो मेटल है, कोई भी मेटल ले लीजिए, आपकी मर्जी है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पर, एग्जांपल जिंक अगर मिलेगा ऑक्सीजन के साथ तो बन जाएगा, क्या लिखा, मेटल ऑक्साइड, मतलब कि मेटल मतलब जिंक, ऑक्साइड मतलब O। अच्छा, चैप्टर 1 में हमने बैलेंसिंग कैसे करना है वो सीखा था, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा फटाफट से बैलेंसिंग कर लेती हूँ। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है तो आगे 2 लगा दिया, जिंक भी 2 हो गया तो आगे हमने 2 लगा दिया, तो ये बन गया मेटल ऑक्साइड। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको नंबर 1 दे दिया मैंने। नंबर 2 जैसे एल्यूमिनियम है, वो रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अगेन रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे 3 है एटम्स ऑक्सीजन का, यहाँ पे 2 है, 2 3 ज़ा 6, LCM 6 निकलेगा, तो यहाँ पे 2 लगा दिया हमने, यहाँ पे 3 लगा दिया। एल्यूमिनियम क्या है, 2 2 ज़ा 4, तो 4 एल्यूमिनियम। ओके, इसका अगर आपने नहीं आपको अच्छे से पता है बैलेंसिंग, तो इसका पूरा एक वीडियो बना हुआ है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। और प्लस इस तरीके के कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं दैट ऑल्सो इज़ ऑलरेडी डन, ओके, तो वो भी आप वीडियो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है ना वो 9th से कैरी ऑन होते होते आती है 10th तक, तो ये सारा आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, नहीं है तो आप अभी इस वीडियो को पॉज करके पहले वो सारी वीडियोस कंप्लीट कर लीजिए, स्पेशली चैप्टर नंबर 1 के, सो दैट आपको ये रिएक्शन और कंपाउंड कैसे करना है वो आपको पता चल जाए, एंड बैलेंसिंग द इक्वेशंस। ओके, तो अब इसमें कोई से भी एग्जाम्पल ले सकते, ठीक है। मैंने जैसे जिंक लिया, एल्यूमिनियम लिया, आप एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, कॉपर ले लेते हैं हम लोग। कॉपर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ओके, अगेन बैलेंसिंग कर लिया हमने, ओके, बैलेंस डन। अब मेटल्स जो है वो जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे एब्रीवेशन के हिसाब से S लिख देते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो एयर फॉर्म में, मतलब गैस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में, तो वो G आ गया। यहाँ पर जो मेटल होता है ना बेटा, उसके ऊपर पूरी ऑक्सीजन की लेयर जम जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मेटल का जो स्टेट ऑफ मैटर है लाइक सॉलिड, वो चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज़ रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक लेयर उसके ऊपर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से इसका भी स्टेट ऑफ मैटर क्या रहेगा, सॉलिड ही रहेगा। इतना आया समझ में बेटा, क्लियर हुआ, ओके। नाउ जैसे कॉपर ऑक्साइड है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर ऑक्साइड मतलब कॉपर के ऊपर जब ऑक्सीजन की लेयर जम जाती है तो वो किस कलर में आपको दिखती है, तो कॉपर के ऊपर आपको वो ब्लैक कलर में दिखेगी, ओके, ब्लैक कलर। ये कुछ चीज़ें आपको टेक्स्ट में दी हुई है, हल्की हल्की सी चीज़ें 1 मार्क के हिसाब से, तो ब्लैक कलर का रहता है। आपने देखा भी होगा कि जैसे कैसे मंदिर में हम लोग वो लोटा ले लेते हैं या घंटी ले लेते हैं, ठीक है, कॉपर की जो भी चीज़ें हैं, तो आप अगर उसको अच्छे से पूरा साफ करके रख देते हैं,
उसके बाद आप पूरे दिन के बाद उसको आप जब रात को देखेंगे ना तो आपको ब्लैक कलर के पैचेस नज़र आएंगे, थोड़े से कॉपर के। ठीक है, तो कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर के पैचेस जो है ना वो इंडिकेट करते हैं कि उसका रिएक्शन हुआ। ठीक है, कॉपर ने ऑक्सीजन को अपने पास लेके आया और उसका पूरा लेयर बन गया, तो लेयर इंडिकेट्स दैट मीन्स द रिएक्शन हैज़ हैपन। एक और चीज़ आती है कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, ठीक है, क्या स्वभाव है उसका। तो इसका जो नेचर होता है वो रहता है बेसिक नेचर। याद करना, इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली 2-3 एग्जाम्पल दे लिए। आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको सिर्फ 2 चीज़ें आनी चाहिए, पहला बैलेंसिंग करना और दूसरा कंपाउंड फ्रेम करना। अगर आपको वही दोनों चीज़ें आ जाती है तो यू कैन टेक एनी मेटल और आप उसके साथ रिएक्शन करके आराम से अपना कंपाउंड बना सकते हैं। तो 2 चीज़ें हमने इसमें एक्स्ट्रा देखी। कलर, इसका ज़्यादातर कलर आता है, इसके लिए मैं आपको इसका कलर बता दिया। तो कॉपर ऑक्साइड का जो कलर रहेगा ब्लैक कलर रहेगा। नेचर कैसा होता है, जितने भी रहेंगे उनका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, क्या है आइए हम देखते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पे ऐसा है कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स, अब स्पेशली आपको यहाँ पे 2 नाम दिए हुए हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ओके, ये 2 ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिनका नेचर कैसा है, जिनका नेचर बेसिक भी है और एसिडिक भी है। ओके, अब जनरली हमने क्या कहा कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं, फाइन। बट ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो उन मेटल ऑक्साइड्स को जिनका ड्यूअल बिहेवियर है, ओके, जिनका कैसा बिहेवियर है, ड्यूअल मतलब 2 तरीके का बिहेवियर है, तो इनको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। याद करना ये चीज़, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। ओके, तो अगर आपसे डिफाइन आता है व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो आप लिखोगे सम ऑक्साइड्स लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड बिहेव in the both way, acidic way as well as in the basic way, so that's why they are the amphoteric oxides। तो आप कहोगे कि मैम कैसे, मतलब कैसे बिहेव करते हैं। तो देखो इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों में से बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो तब वो बिहेव करेगा एसिड की तरह, और अगर ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो बिहेव करेगा बेस की तरह। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल जो है आपने चैप्टर नंबर 2 में भी देखा था, जहाँ पे आपको याद है एसिड प्लस बेस, ठीक है। तो क्या था, एक रिएक्शन था आपका चैप्टर 2 के अंदर कि अगर एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे आपस में तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। डन, ओके। अब मैं क्या करूँगी, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैंने कहा कि वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो मैं अभी के लिए, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस मान लेती हूँ। तो ये होगा Al2O3 और मैंने एसिड की जगह ले लिया HCl। तो क्या हुआ, एसिड की तरह जब मैंने HCl लिया है तो बेस यहाँ पे, जनरली हमने चैप्टर 2 में कौन से बेस देखे थे, NaOH, KOH, ऐसे कुछ बेसिस देखे थे ना हमने। तो यहाँ पर हम लोग बेस की जगह पे क्या यूज़ कर रहे हैं, Al2O3। तो Al2O3 जब रिएक्ट होगा इसके साथ तो क्या होगा, पहले तो पानी निकाल दो, ठीक है, H2 हटा दो यहाँ से, तो ये H गया और यहाँ से O गया, तो क्या बच गया, Al और Cl। तो Al और Cl बना के क्या हो जाएगा, AlCl3 कंपाउंड बन गया, दैट मीन्स सॉल्ट बन गया। आइए बैलेंसिंग कर लेते हैं हम लोग। अब जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है 3 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम, तो हमने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर लिया, 3 2 6, H कितनी बार आ गया, 6, तो यहाँ पे 6 ले लिया, H6, तो Cl भी कितना हो गया, 6, यहाँ पे Cl3 है तो 2, तो Al कितना आ गया, 2, ये भी 2। बैलेंसिंग, ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि चैप्टर हमने कवर किया है फर्स्ट चैप्टर, इसके लिए मैं बैलेंसिंग थोड़ा फास्ट कर लेती हूँ, बिकॉज अभी इस पीरियड में, इस सेशन में बैलेंसिंग हमारा मेन कॉन्सेप्ट नहीं है। फाइन, तो ये हो गया हमारा रिएक्शन। अब देखो क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ पे एसिड लिया ना, ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एसिड लिया, तो एसिड के सामने रिएक्ट किया Al2O3, तो उस दौरान ये एक्ट कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है एज अ बेस और हमें मिल रहा है सॉल्ट प्लस वाटर। अब अगर मैं एसिड की जगह पे Al2O3 लिख दूँ और बेस ले लेती हूँ मैं NaOH, ठीक है, तो वाटर तो निकलेगा। तो पहले तो H2O बाहर निकाल दीजिए, तो हमारा सॉल्ट बन गया NaAlO2, ओके, दैट मीन्स सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, अब देखो चैप्टर 2 में
हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि बेस जो है, ओके, बेस और एसिड के रिएक्शन में हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। बट अगर हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग बेस आ जाता है और यहाँ पे बेसिकली एल्यूमिनियम है, मतलब कि एक मेटल ऑलरेडी है, तो अगर दो मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं ना बेटा, तो हमारे पास जो सॉल्ट आता है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आता है। अभी कैसा था, सिंपल सॉल्ट था, ठीक है, जिसमें एक मेटल है एल्यूमिनियम और एक नॉन मेटल है Cl। यहाँ पे आपके पास Na एक मेटल है, Al एक मेटल है, तो दो मेटल आ गए। तो जब दो मेटल्स एक साथ आते हैं तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। तो इन दोनों को मिलकर जो कंपाउंड बन गया वो बन गया NaAlO2, दैट मीन्स की सोडियम एल्यूमिनेट। खैर, तो ये दो रिएक्शंस आपको टेक्स्ट में दिए हुए हैं, तो इसके लिए पहला वाला तो आसानी है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। दूसरा वाला थोड़ा सा दिमाग में रख दीजिएगा, हालांकि ये भी आसानी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। तो फाइनली हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था कि एम्फोटेरिक क्या होता है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जब वो अगर एसिड के साथ मिल जाते हैं तो बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, और अगर वो बेस के साथ मिल जाते हैं तो एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं। दैट्स वाई दे आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। डन बेटा, कोई दिक्कत, समझ आ गया? कोई दिक्कत हो तो काइंडली आस्क मी इन द कमेंट सेशन, मैं आपका जो भी डाउट होगा मैं कमेंट सेशन में क्लियर कर लूँगी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम इन मेटल ऑक्साइड्स को, ठीक है, अगर हम इन मेटल ऑक्साइड्स को पानी के साथ मिक्स कर लेते हैं तो वहाँ पे एक नया रिएक्शन हो जाएगा और हमें मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। आइए देखते हैं वो रिएक्शन किस तरीके से अक्कर होता है। सो बेटा, अभी हमने रिएक्शन क्या देखा था कि मेटल जब रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ तो आपको मिल जाएगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अगर उस मेटल ऑक्साइड को हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। वेट, अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, वो ऐसा है कि एक्चुअली में भी मेटल ऑक्साइड्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा कह रही हूँ, मेटल ऑक्साइड्स जो है वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि मेटल ऑक्साइड जो है वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, और इसी की वजह से तो जैसे हमारे घर पे एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, ठीक है, तो हम लोग तो धो लेते हैं आराम से उसको। अगर वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता तो चम्मच तो पूरा पिघल जाता, ठीक है, या कुकर जो होता है, कढ़ाई होती है, सब पिघल जाती है वो तो। या अगर हमारे पास घर में लोटा है जो मंदिर में यूज़ कर रहे हैं कॉपर का, और तो हम तो उसे पानी भरते तो पिघल जाता। बात आ रही समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एक्चुअली पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो कौन रिएक्ट करता है? बट सी एक्सेप्शंस, केमिस्ट्री इज टोटली बेस्ड ऑन द एक्सेप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं? कि वो मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, जो बहुत एग्रेसिव होते हैं। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखा था, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में, और वो रिएक्टिविटी सीरीज का भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। आप प्लीज़ जाइए लिस्ट में, वीडियो लिस्ट में, उसको ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ पर मैंने आपको सीरीज़ में बताया था कि कुछ मेटल्स जो हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मॉडरेट और कुछ लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जो हाईली रिएक्टिव होते हैं ना, पूरा दिन ऐसे अंदर एनर्जी भरी हुई है, वो वाले मेटल्स जो हैं ऑक्साइड फॉर्म में पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। क्लियर हुआ? तो अब उसमें कौन से, तो उसमें हम लोग मेन दो एग्जाम्पल लेते हैं। कौन से एग्जाम्पल लेंगे हम लोग? जैसे कि हमने ले लिया Na2O, ओके, सोडियम ऑक्साइड, वो रिएक्ट करेगा पानी के साथ, H2O के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा NaOH, दैट मीन्स मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल Na मेटल हाइड्रोक्साइड OH किस फॉर्म में मिलेगा? एक्वियस फॉर्म में। क्यों एक्वियस? इसका मतलब ये है कि सोडियम ऑक्साइड जो है वो पानी में डिसॉल्व हो गया, इसके लिए वो एक्वियस फॉर्म में मिल जाता है। कैसे हो गया ना कि नमक हमने लिया, पानी में डाल दिया, डिसॉल्व हो जाता है, तो उस तरीके से आपने सोडियम ऑक्साइड लिया, पानी में डाला, डिसॉल्व हो गया, तो एक्चुअली ये लिक्विड हो गया और ये होता है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में। क्लियर? नाउ बैलेंसिंग कर लेते हैं। Na2 है, H2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है, 2 Na हो गया, O भी मिला के 2 हो गया, H भी मिला के 2 हो गया। चलो बैलेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं K2O, ओके, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है। K2O प्लस H2O, तो H2O लिक्विड, K2O सॉलिड, क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा KOH इन द फॉर्म ऑफ एक्वियस। तो अब यहाँ पे बैलेंसिंग कर लेते हैं, तो 2K हो गया, H भी 2 हो गया, ओके, तो आगे 2 लगा दिया हम लोगों ने। अच्छा, K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेट मी राइट दिस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, और ये हो गया Na सोडियम, ओके, तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अच्छा, अब एक और मज़ेदार बात बताऊँ, वो मेटल्स जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और आपको हाइड्रोक्साइड फॉर्म दे देते हैं, उन मेटल्स को या उस मेटल हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहते हैं अल्कली। याद कर लेना, अल्कली। ओके, अल्कली। तो बेसिकली अल्कली आर नथिंग बट द मेटल ऑक्साइड्स विच आर डिजॉल्व्ड इन द वाटर। बाकी सारे मेटल ऑक्साइड्स तो डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो ये जो हमने फर्स्ट रिएक्शन देखा, कौन सा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ये उसी का ही पोर्शन था। ओके, अब हम चलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। सो सेकंड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है बेटा। अब एक्चुअली मेटल भी रिएक्ट करता नहीं ज़्यादातर वाटर के साथ, एक्सेप्शन बता रही हूँ मैं कैसे कैसे होंगे। तो जब मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो आपको देगा मेटल ऑक्साइड। ध्यान देना, क्या देगा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है। अब अगर इस मेटल ऑक्साइड को आपने एक्सेस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट किया, मतलब पानी और ज़्यादा आपने डाल दिया, तब जाके वो डिज़ोल्व होकर आपको मिल जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये दो टाइप के इसके अंदर रिएक्शंस कंटिन्यूटी में आते हैं। ठीक है। तो आपने मेटल लिया, पानी डाल दिया, तो वो बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। अगर उसमें और पानी डाल देते हो तो वो बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे मैंने बताया कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में, ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव हैं, मॉडरेट रिएक्टिव हैं और लो रिएक्टिव हैं, उन सबका पानी के साथ जो भी रिएक्शन होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है। किसी के अंदर हमें स्टीम चाहिए, किसी के अंदर हमें हॉट वाटर चाहिए, किसी के अंदर हमें कोल्ड वाटर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना। मैंने ये कहा केमिस्ट्री इज़ नथिंग बट द एक्सेप्शन। ठीक है। तो हर एक चीज़ में क्या क्या एक्सेप्शन है, क्या क्या नई चीज़ें हैं, वो आपको ध्यान देना ज़रूरी है। प्लस हमने इसके पहले जो फर्स्ट रिएक्शन देखा वो हमने यही तो देखा था ना, यही तो था कि मेटल ऑक्साइड था, पानी डाल दिया तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया, यही तो देखा था हमने। ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि सारे के सारे मेटल्स तो रिएक्ट करते नहीं है पानी के साथ। हमने इसके पहले वाले में डिस्कस किया जस्ट नाउ। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ जो एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, और आई वुड से कि जो मेटल्स रिएक्ट करते हैं, हम लोग अभी सिर्फ उसी की ही बात करेंगे। और मेटल जब पानी के साथ, सिर्फ मेटल की बात करूँ, ठीक है, मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड तो देगा ही देगा, प्लस हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करेगा। ये इसमें चीज़ एक्स्ट्रा है। ओके। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि रिएक्शन किस हिसाब से है। नाउ रिएक्शन विथ वाटर जो मेटल्स का है, इसको हम लोग 4 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। सेक्शन 1, 2, 3 और इसको मैंने 4 ले लिया। ठीक है। 4 सेक्शन में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेमोराइज करना। अब यहाँ पे हम लोग जो लेंगे वो हम लेते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ओके, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। वो कोल्ड वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं ना तो इतना विग्रसली और इतना वायोलेंटली रिएक्ट करते हैं, वायोलेंट और विग्रसली रिएक्ट करते हैं कि अगर मैं ये कहूँ ना तो समझ लो कि पूरी आग, एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, आग निकल जाती है। और इसके लिए ना एक्चुअली मैं आपको बता दूँ तो ये जो मेटल्स होते हैं हाईली रिएक्टिव वाले, उनको तो हम लोग पानी के संपर्क में आने ही नहीं देते हैं, और संपर्क में ना आए इसकी वजह से हम उनको केरोसिन के अंदर रखते हैं। तो आपका ये 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। क्या क्वेश्चन आया कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को हम लोग केरोसिन में क्यों रखते हैं? इनको हम लोग केरोसिन में इसके लिए रखते हैं बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर सो वायलेंटली एंड विग्रसली सो दैट दे कैन बी एक्सप्लोड। सो दैट्स वाई उनको वहाँ से बचाने के लिए वी आर कीपिंग दीज काइंड ऑफ मेटल्स इनसाइड द केरोसिन। तो ये आपका 1-2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, अब रिएक्शन तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जैसे आप सोडियम लेते हैं, यहाँ पर जैसे आप सोडियम लेते हैं यहाँ पे, तो सोडियम रिएक्ट होगा H2O वाटर के साथ। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। अब मैंने क्या कहा आपको कि वो एक्सप्लोड करता है। ठीक है, एक्सप्लोड करेगा तो हीट बाहर निकलेगी ना, तो दैट्स वाई इस रिएक्शन को, ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, हम इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? इसमें हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। ये एक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना है।
सेम आप के को ले लो, पोटेशियम को आप जब H2O के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी प्लस हीट निकलेगी, वो भी आ गया। सो दैट्स वाई दीज आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ओके, आपसे अगर पूछा जाता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए किस टाइप का पानी चाहिए, कोल्ड वाटर चाहिए। ठंडे पानी में इतना रिएक्शन देगा तो गर्म पानी में क्या करेगा, ठीक है, तो ये कोल्ड वाटर ही काफ़ी है उसके लिए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कैल्शियम की, स्पेसिफाई मैं करूँ बिल्कुल, कैल्शियम, ठीक है। अब कैल्शियम को भी कोल्ड वाटर ही चाहिए, हॉट वाटर नहीं चाहिए, इतनी तो गारंटी है। तो Ca को आप जब रिएक्ट करोगे H2O कोल्ड वाटर के साथ तो आपको मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक है। अब क्या है ना कि ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, बट ये इतना वायलेंटली रिएक्शन नहीं देता है, इसके लिए इसमें हीट, जैसे में हीट जनरेट होती थी, इसमें हीट जो है वो जनरेट नहीं होती है, कोई भी फायर कैच नहीं होता है इसमें। तो एक ये चीज़ है कि कैल्शियम इज ऑल्सो रिएक्टिंग विथ वाटर, कोल्ड वाटर, बट एट द टाइम इट जस्ट लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस, नॉट द हीट। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट द एक्सोथर्मिक। अगर निकलती भी है तो बहुत कम निकलती है, तो जिसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, वो किसी काम की होती नहीं। नाउ कैल्शियम के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये है कि कैल्शियम फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। अभी रिएक्शन तो कर देगा बट वो वाटर के सरफेस पे ना फ्लोट करता है। क्वेश्चन आता है ये, 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा आपको ये, दैट व्हाई डज द कैल्शियम ओके फ्लोट्स ओवर द वाटर आफ्टर द रिएक्शन। तो क्यों करता है, बिकॉज अब इसका रीज़न ये है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है ना, अभी हाइड्रोजन गैसेस हवा में उड़ नहीं जाती है, ठीक है, हवा में उड़ती जाए ऐसा है ही नहीं इसका। ये हाइड्रोजन गैस जो है वो इसी कैल्शियम के साथ ऊपर ना स्टिक हो जाती है, जिसकी वजह से, अब गैस है तो हल्की है तो वो ऊपर ही जाएगी, जिसकी वजह से वो कैल्शियम को भी ऊपर लेके जाती है और कैल्शियम जो है वो फ्लोट करता है पानी के ऊपर। तो कैसे लिखोगे, बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस sticks on the surface of calcium, कैल्शियम लिखो या सरफेस ऑफ मेटल लिखो, ठीक है, एक ही बात है। तो ये रीज़न की वजह से हमें कैल्शियम जो है वो पानी पे फ्लोट होता हुआ नज़र आता है। ओके, तो अभी हमने देखा कोल्ड वाटर का, ये तो विग्रसली वाला था, ये लेस वायलेंट है, ठीक है, ये ज़्यादा वायलेंट नहीं है, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, लेस वायलेंट। वायलेंट होता है बट बहुत कम होता है। नाउ थर्ड कैटेगरी, अब हम बात कर रहे हैं मॉडरेट सीरीज़ की, ठीक है, ये जो था वो हाईली रिएक्टिव था, अब मॉडरेट सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो मॉडरेट सीरीज हमारे पास 3 आते हैं, कौन से आएंगे, एल्यूमिनियम आ जाएगा, जिंक आ जाएगा और आयरन आ जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये तीनों जो हैं वो मॉडरेट रिएक्टिव हैं, ना ज़्यादा इतना उछलते हैं रिएक्शन करने में और ना ही इतना धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम टू रिएक्ट, तो इसके लिए विग्रस वाला इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है। अच्छा, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये तो ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट होते हैं और ना हॉट वाटर से, ये रिएक्ट होते हैं स्टीम से, ठीक है। किससे रिएक्ट होंगे, स्टीम से, मतलब कि H2O का गैशियस फॉर्म, ठीक है, उससे रिएक्ट होंगे, तो ध्यान देना ये चीज़ को। अब आपको रिएक्शंस तो खैर पता चल ही चुके होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा H2O के साथ, मतलब कि गैशियस फॉर्म के साथ, तो क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगा। बैलेंसिंग कर दें इसको, तो ये हो गया 2, ओके, ये 2 यहाँ पे 3 है, तो ये 3, तो यहाँ पर भी 3, ओके, तो ये होगा बैलेंस। सेम चीज़ अब आयरन के साथ लिख सकते हैं, तो आयरन जब रिएक्ट होगा H2O के साथ, मतलब गैशियस फॉर्म में, तो आपको मिलेगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ठीक है। तो Fe3 है तो यहाँ पे 3 लगा दिया, O यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 ही है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे 4 लिख देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, 4, डन। तो इस तरीके से रिएक्शन हो गया। सो ये वाले जो रहेंगे, जिंक अब लिखना लिख दो, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये 3 जो होंगे दे रिएक्ट विथ स्टीम। अब बाकी बचता है, ठीक है, अब 3 कैटेगरी थे, तो हाईली रिएक्टिव हो गया, ओके, मॉडरेट रिएक्टिव हो गए एलिमेंट्स। अब हम बात करेंगे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स की। नॉन लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो रिएक्शन पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, गोल्ड हो गया, ओके, सिल्वर हो गए, Ag, प्लेटिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, लीस्ट रिएक्टिव, इतना ज़्यादा उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब खुद सोचो ना,
ठीक है, गोल्ड की चेन पहनी होती है, हम जब नहाने जाते हैं या जब पानी में उसको हम धोएंगे, कुछ भी जब वो संपर्क आती है पानी में तो पिघल जाती है वो, ठीक है, या कोई रिएक्शन होता है या उसकी शाइनिंग चली जाती है, कुछ भी नहीं होता। तो लीस्ट रिएक्टिव में इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर धीरे धीरे रिएक्शन होता भी है ना तो दे आर टेकिंग लाइक ईयर्स ऑफ ईयर्स, ठीक है, बहुत साल लगा देते हैं, तो वो बहुत दूर की बात है, इसके लिए हम इसको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो AU, AG, प्लेटिनियम ये सारे के सारे हो जाएंगे लीस्ट रिएक्टिव, तो दे आर नॉट रिएक्टिंग विथ वाटर एट ऑल, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, जो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज़ का सेकंड कैटेगरी था। अब हम मूव करेंगे थर्ड कैटेगरी पर एक बार आप पूरा सा अच्छे से देख लीजिए, अगर लगे तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत आसान रहेगा मेमोराइज करना। नाउ थर्ड रिएक्शन इज मेटल्स रिएक्ट्स विथ एसिड, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये कुछ न्यू नहीं है, क्योंकि चैप्टर 2 अगर हमने किया है ना तो हमें पता है, चैप्टर 2 में इसी चीज़ को हमने एसिड के नज़रिए से देखा था कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल गिव्स सॉल्ट एंड वाटर हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे है व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बात एक ही है, ठीक है, रिएक्शन तो हो ही रहा है। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर Mg, ओके, Mg जब रिएक्ट होगा HCl के साथ तो क्या मिल जाएगा आपको, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, लिखना भूल गई मैं, कि एसिड कैसा होगा यहाँ पे डाइल्यूट फॉर्म में रहेगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट नहीं ले रहा अपन, तो यहाँ पे एसिड जो होगा दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डाइल्यूशन। तो Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2 गैस, बैलेंसिंग हो गया यहाँ पे। ओके, एक और हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर जिंक ले लेते हैं। जिंक को हम रिएक्ट कर रहे हैं H2SO4 के साथ, ओके, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, रिएक्शन में कुछ बैलेंसिंग नहीं, इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि एसिड हमारे पास जो होते हैं वो बेसिकली 3 मेन एसिड होते हैं, HCl, H2SO4 और HNO3। HNO3 का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है, वो ये नॉर्मल रिएक्शन में नहीं आता है। वो क्या है मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको खुद से कभी एग्जाम्पल लिखने हो ना बेटा एग्ज़ाम में, तो गलती से भी HNO3 का एग्जाम्पल तो सोचना मत, क्योंकि मिस्टेक्स हो सकती हैं और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें NO2 होता है ना, HNO3 NO2, तो गैस थोड़ा लिबरेट होता है, वो थोड़ा अलग कैटेगरी में आता है, वो बता रही हूँ मैं आपको। तो आपको कभी अपने एग्जाम्पल बनाने हो तो आप HCl से बना लो और H2SO4 से बना लो, ठीक है। आप आराम से उनको बनाकर सॉल्ट लिख दो, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, बैलेंसिंग करना तो आपको आ ही चुका है। तो इस तरीके से आपके एसिड, डाइल्यूट एसिड, वो चीज़ ध्यान देना, डाइल्यूट एसिड के साथ आप रिएक्शंस कर सकते हो। अब कॉन्सेंट्रेटेड क्या है वो एक अलग फंडा है, वो अभी हमारे इस लेवल पे नहीं है। प्लस अभी HNO3 के साथ कैसे रिएक्शन होगा अभी हम उसको देखते हैं। सो नाउ बेटा, जैसे मैंने कहा HNO3 के हिसाब से, तो हम जब रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट HNO3, तो क्या रिएक्शन होगा, मेटल डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इसमें क्या होता है ना बेटा कि HNO3 जो है इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी और को जो है वो ऑक्सीडाइज कर लेगा और खुद रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जब मेटल रिएक्ट हो रहा है HNO3 के साथ तो आपको मिलेगा सॉल्ट, प्लस आपको यहाँ पे गैस जो मिलेगी वो मिलेगी NO2 या N2O, इन दोनों में से कोई एक गैस मिलेगी और यहाँ पे वाटर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ पे मिल रहा है वाटर, और गैशियस फॉर्म में आपको मिल जा रहा है NO2 या N2O। दैट मीन्स कि HNO3 जो है वो खुद को ही क्या करे, खुद को ही वो रिड्यूस कर लेता है और हाइड्रोजन को वो ऑक्सीडाइज कर लेता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके लिए इसका रिएक्शन पहले वालों से, मतलब कि HCl और H2SO4 से थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। ओके, अच्छा, अब एक्सेप्शंस तो केमिस्ट्री का पोर्शन है ही, तो यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन में अगर आपको डाइल्यूट HNO3 के साथ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस चाहिए, ठीक है, ध्यान देना, मतलब NO2 और N2 नहीं चाहिए, हाइड्रोजन गैस चाहिए, तो उस दौरान यहाँ पे आपको मेटल में
या मैंगनीज कर लो या मैग्नीशियम कर लो। ओके, तो Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, तो या तो आप मैग्नीशियम ले लो मेटल या मैंगनीज ले लो। तो ये मेटल, ये दो ऐसे मेटल है जो आपको हाइड्रोजन गैस देंगे। बाकी कोई भी आपने मेटल लिया तो ध्यान देना ये वाली रिएक्शन में जाना। तो ये एक अलग प्रॉपर्टी हो जाती है HNO3 मतलब एसिड के फॉर्म में, बाकी दो तो सिंपल हैं। ओके बेटा, क्लियर हुआ। अब एक और लास्ट रिएक्शन बच जाता है मेटल्स का, उसको हम फिनिश कर लेते हैं ना बेटा। फोर्थ कैटेगरी है मेटल्स प्लस सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, और वी कुड से द सॉल्ट ऑफ अदर मेटल्स। ठीक है, ये कोई ऐसे देखने में लगा कि मैम अभी सॉल्ट्स ऑफ अदर मेटल्स, दिस इज़ नथिंग बट सिंपली अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था। ओके, तो इट्स बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आप मेटल ए ले रहे हैं। ओके, मेटल ए को आप रिएक्ट करेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए और मेटल भी आपको अलग मिल जाएगा। क्लियर? नहीं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले कॉपर। ओके, कॉपर रिएक्ट हो रहा है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, तो मैं यहाँ पे AgNO3 का सॉल्ट ले लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा, कॉपर जो है वो Ag को रिमूव कर लेगा और उसकी जगह पे आ जाएगा। तो क्या हो गया, CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag। तो क्या हो गया, मेटल ए ने, ठीक है, मेटल ए ने मेटल बी की जगह ले ली। मेटल बी मतलब Ag अकेला हो गया और क्या मिल गया हमें, मेटल ए का सॉल्ट सॉल्यूशन मिल गया। तो क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो है ये, और तो क्या है। आप इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लो Mg रिएक्ट हो रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। ओके, नाउ वी नो कि Mg इज़ हाईली रिएक्टिव और वो कॉपर को आराम से उसकी जगह से हटा सकता है। तो आपको मिल जाएगा MgSO4 प्लस कॉपर। ओके, तो अगेन क्या हो गया, दैट मेटल A Mg सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B CuSO4, Cu इज द मेटल B, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A मतलब कि MgSO4 मेटल B कॉपर मिल गया हम लोगों को। दैट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस जो है वो फिनिश कर लिए। केमिकल रिएक्शंस ऑफ द मेटल्स वो क्लियर हो गया, या केमिकल प्रॉपर्टीज आप कह लो। नॉन मेटल्स के बाकी हैं। नॉन मेटल्स का हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। आप प्लीज़ ये वीडियो के साथ सारे रिएक्शंस लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये सारे रिएक्शंस। ठीक है, आपको एग्जाम में खुद भी फ्रेम करने आना चाहिए, ताकि आपको ऐसा बर्डन नहीं हो कि रिएक्शंस लर्न करने, ऐसा सब करना, ये बहुत मामूली सी चीज़ है। तो आप इसे खुद भी कर सकते हैं। जस्ट हैव अ प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस थिंग्स। इन केस यू आर फाइंडिंग एनी डाउट, डू कमेंट मी, आई विल रिप्लाई ऑल योर क्वेश्चंस एंड ऑल योर क्वेरीज। आई होप यू लाइक द सेशन वेरी मच। अच्छा ही लगा होगा। ओके, एंड इफ़ यू लाइक इट तो काइंडली रिकमेंड माई चैनल to your friends, kindly recommend this video to your friends, and those who are new to this session, kindly subscribe my channel for more such videos, for more such detailed concept videos. Okay, see you in the next session. Bye bye, take care.